हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन में लौटने का प्रॉपर रीज़न कैसे जस्टिफाई करें। अगर आपने लौटने का रीज़न प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई नहीं किया है तो वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ भी कर सकता है। लेट्स बिगिन। वीज़ा ऑफिसर है, उसका बेसिकली काम क्या है? वो क्या देख रहा होता है जो वीज़ा नहीं देता? वो सिर्फ एक ही चीज़ देख रहा होता है। वो तो ऑब्वियस है कि इसकी रिटर्न फ्लाइट है या नहीं, इसके पास पैसे भी हैं या नहीं जाने के लिए, पासपोर्ट वगैरह, वो सब तो देखेगा ही। असली चीज़ उसके दिमाग में मुद्दा क्या है जिसकी वजह से वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है? वो ये है कि ये जो पर्सन वीज़ा अप्लाई कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे कंट्री में आए, मतलब यूरोप के उस कंट्री में जिसमें तुम वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, या यूरोप के किसी और कंट्री में, और जब वीज़ा एक्सपायर हो जाए लौट के ना आए और वहाँ इलीगली इमिग्रेंट बन के रहे। दे आर बेसिकली रिफ्यूजिंग वीज़ा टू टैकल इलीगल इमिग्रेशन। तो इसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। देखो, पहली चीज़ जो आपको वीज़ा पाने के लिए काफ़ी बेनिफिट देगी, जिससे आपके चांस बढ़ेंगे, वो है आपकी अच्छी जॉब। अगर आपकी जॉब अच्छी है तो ये प्रूव करता है कि इस पर्सन को यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब इंडिया में ऑलरेडी एक अच्छी जॉब मिली हुई है। तो अगर ये वहाँ इलीगल तरीके से रहने की कोशिश कर रहा है यूरोप में, तो इसको वहाँ पे यूरोप में इतनी आसानी से नई जॉब नहीं मिलेगी। तो ये चाहेगा कि इंडिया में अच्छी जॉब है तो सही, क्या ज़रूरत है, चलो वापस टाइम से इंडिया लौट के आ जाओ, इलीगली नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं है या आपकी सैलरी बहुत कम है तो ये निश्चित तौर पर वीज़ा पाने के लिए एक दिक्कत है। उसके भी मैं तरीके बताता हूँ कि फिर कैसे वीज़ा पा सकते हैं, लेकिन अभी दूसरी चीज़ समझते हैं। अगर आप मैरिड हो तो ये निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा देगा, और अगर आप अनमैरिड हो तो ये आपके नंबर कम कराता है वीज़ा पाने के लिए। ऐसा क्यों? अगर आदमी कोई मैरिड है और मैरिड होके भी अगर वो अकेले घूमने जा रहा है तो इसका मतलब वो अपनी बीवी बच्चों के पास वापस आना चाहेगा। फिर अगर वो मैरिड है तो वो वहाँ विदेश में जाके, यूरोप में जाके चक्कर भी नहीं चलाएगा, तो उसको वहाँ पे इलीगली रहने के लिए उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी नहीं। लेकिन सोचो, जो अनमैरिड आदमी है इंडिया में, वो कितना फ्री है। वो तो चाहेगा कि वहाँ की गोरी लड़की या गोरा लड़का उसका पति या पत्नी बन जाए। फिर यहाँ पे बीवी बच्चे भी नहीं है तो वीज़ा ऑफिसर यही सोचेगा कि अगर कैंडिडेट यंग है, अनमैरिड है, तो ये वहाँ पे जाएगा, अपने लिए पार्टनर ढूंढेगा, वहाँ पे इलीगली रहेगा और फिर शादी कर लेगा और वहाँ की सिटीजनशिप लेने की कोशिश करेगा, और फिर ये कभी नहीं आएगा। तो कुल मिला के अगर आप मैरिड हो तो ये आपके लिए फ़ायदा पहुँचाएगा, अगर आप अनमैरिड हो तो ये आपके लिए नुकसान पहुँचाएगा। अगर आपके बूढ़े माँ बाप घर पे हैं तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हो कि ये मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं इनकी सेवा पानी वगैरह देखता हूँ, तो ये मुझ पे डिपेंडेंट हैं। ये आपको कवर लेटर में मेंशन करना है, हो सके तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह लगाना। तो भले ही मैं वहाँ घूमने के लिए, मज़े लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इनकी केयर करने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है एज। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 35 से कम है, इवन 30 से कम है, और उससे भी ज़्यादा बेकार 25 से कम है, तो थोड़े से क्या, अच्छे खासे आपके वीज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर से बता दूं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई 22 साल 25 साल का लड़का अप्लाई कर रहा है तो उसे मिलेगा नहीं, लेकिन उसे ज़्यादा चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर कोई 35 साल से ज़्यादा एज का आदमी अगर वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो वीज़ा ऑफिसर को साफ दिख रहा है कि इसने आधी से ज़्यादा उम्र तो इंडिया में गुजार ही दी है। जब इसका यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो ये वहाँ जाके क्यों कुछ करेगा? या अगर कोई 35 से ज़्यादा का अप्लाई कर रहा है तो अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है करियर वगैरह में, तो वो ज़्यादा यहाँ पे बंधा हुआ होगा अपने देश से। तो वो ये जो इलीगली रहने की टेंडेंसी होती है ना कि मैं डिसअपियर हो जाऊँगा वहाँ पे, ये यंग लोगों में ज़्यादा होती है। तो जो ये 18 से 28 के बीच का एज ग्रुप है, ये ज़्यादा ससेप्टेबल होता है इस चीज़ के लिए कि कोई बात नहीं, मैं वहाँ रह लूँगा, मैं देख लूँगा। ये यंग लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी होती है, जबकि जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं वो ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, ज़्यादा बंधे हुए होते हैं अपने देश से, जहाँ रह रहे हैं उस जगह से, उन पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो यंग आदमी को वैसे भी काम ज़्यादा मिलता है, मतलब 18 से 28 के जो हैं, और ज़्यादा उम्र वाले आदमी को वैसे भी काम कम मिलता है। तो ज़्यादा एज प्लस में, कम एज माइनस में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी। अगर आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपके खुद के नाम प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से मेरा मतलब इमूवेबल एसेट से है, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड है,
या घर है, फ्लैट है, दुकानें हैं, अगर आपके खुद के नाम इनमें से कुछ भी है, माँ बाप के नाम नहीं, खुद के नाम, तो ये डेफिनेटली आप अपने साथ यूरोप लेके नहीं जा सकते। अगर आप यूरोप जाके इलीगली रहने की सोच रहे हो, मुझे पता है आप नहीं सोच रहे, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ये सोच सकता है। तो अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन में अपने खुद के नाम कुछ प्रॉपर्टी दिखा सकते हो, तो ये आपके फेवर में बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि हाँ, इसके पास अपना भी कुछ है देश में, इंडिया में, तो अगर ये हमारे देश में आएगा तो इसे हाथ धोना पड़ेगा इस चीज़ से। तो ये आपके फेवर में काम करेगा अगर आपके खुद के नाम प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपके खुद के नाम कोई भी इमूवेबल एसेट नहीं है, मैं गोल्ड वगैरह की बात नहीं कर रहा, वो तो आप अपने साथ भी लेके जा सकते हो। अगर आपके खुद के नाम इमूवेबल एसेट नहीं है तो वो नेगेटिव में आपके लिए काम करेगा। अगला पॉइंट है पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री। मुझसे काफ़ी लोग फ़ोन करके कहते हैं कि जी मेरी तो पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं, तो क्या मेरा यूरोप जाने का कोई चांस नहीं है टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने के लिए, ऑब्वियसली। तो मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मिल सकता है और बहुत चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी पास्ट में ट्रैवल हिस्ट्री है, आप यूरोप जाके सक्सेसफुली वीज़ा एक्सपायर होने से पहले लौट के आए हो, तो ये निश्चित तौर पर एक ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके और वीज़ा ऑफिसर के बीच में कि हाँ, ये पर्सन समझदार है, ये गया था और टाइम से लौट के आया था, तो मैं इससे उम्मीद करता हूँ कि अगली बार भी ऐसा करेगा। ये आपके फेवर में काम करता है पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको 6-7 के करीब पॉइंट बताए, आपको वीज़ा अप्लाई करते टाइम कोशिश करनी चाहिए कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फेवर में, प्लस में काम कर रहे हो। अगर आपके सारे ही माइनस में हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इन 6-7 में 1, 2, 4, 3 या सारे अगर प्लस में हैं, मतलब सारी एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें आप अगर पूरी करते हो, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं।